हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसका मतलब हुआ कि यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा, या घटा दिया जाए तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से किसी मटेरियल के रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही टॉपिक आज हम लोगों ने चुना है। तो है क्या कि टेम्परेचर अगर मान लीजिए हम चेंज करते हैं, सपोज बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो हर एक मटेरियल एक ही तरह से बिहेव नहीं करता है। कहने का मतलब सबका रेजिस्टिविटी अपना डिफरेंट माने रेट से बढ़ेगा, डिफरेंट होगा डिफरेंट टेम्परेचर पर। और कंडक्टर का अगर केस लें तो कंडक्टर के केस में एक शॉर्ट रेंज में आपको रेजिस्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये टेम्परेचर चेंज होता है कंडक्टर के केस में। लेकिन टेम्परेचर रेंज छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा रेंज में लागू नहीं होता है, छोटे रेंज में लागू होगा। इसलिए मेटालिक कंडक्टर का एक ये फॉर्मूला दिया गया है, रो माने रेजिस्टिविटी टी, यानी एट टेम्परेचर टी, रो एट टेम्परेचर टी इक्वल टू रो जीरो। यानी मान लीजिए इनिशियल रेजिस्टिविटी रो जीरो लीजिए, टेम्परेचर उसके लिए क्या होगा टी जीरो। टी जीरो टेम्परेचर पर कोई कंडक्टर का रेजिस्टिविटी मान लीजिए रो जीरो है। इसको आप इनिशियल भी कह सकते हैं, कोई वैल्यू हो सकता है। इनिशियल माने जीरो ही मत कहिए, कुछ हो मतलब वैल्यू भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माने इनिशियल हो सकता है ये रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर, रो नॉट या टी नॉट जो कहिए। अच्छा, अल्फा क्या है? अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और टी है दूसरा टेम्परेचर। मान लीजिए पहले टी जीरो पर कोई मटेरियल था तो उसका ये रेजिस्टिविटी रो जीरो था, और टी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो टी हो गया। तो अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सिमिलर टाइप का इक्वेशन आप रेजिस्टेंस के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे, आर टी इक्वल टू आर नॉट, ब्रैकेट में लीजिए 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उस समय अल्फा को बोलेंगे, जब रेजिस्टेंस वाला फार्मूला होगा तो हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टिविटी का है तो इसलिए यहाँ बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आप देखिए ये फार्मूला जो है स्ट्रेट लाइन फार्मूला है, y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का। तो कहने का मतलब एक शॉर्ट रेंज में शॉर्ट टेम्परेचर रेंज में कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसीलिए
रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही आपको यहाँ पर बात है। अच्छा, ये अल्फा का डिफिनीशन कैसे दीजिएगा? तो अगर आप इसी को मान लीजिए रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट अलग अलग कर दीजिए और रो नॉट इस साइड कर दीजिए, तो रो टी माइनस रो नॉट हो गया डेल्टा रो, यानी चेंज इन रेजिस्टिविटी, और डिवाइडेड बाय टी माइनस टी नॉट हुआ टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, यानी अल्फा इक्वल टू इसमें तो रो नॉट भी मल्टीप्लाई है, अल्फा इक्वल टू डेल्टा रो माने चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, यानी रो नॉट भी डिवाइड होगा और डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इसलिए कहा जाता है, यानी इस टाइप का फॉर्मूला मिलता है डेल्टा रो बाय रो डेल्टा टी। रो नॉट कीजिए इसको, माने इनिशियल ये रेजिस्टिविटी। तो कहने का मतलब हुआ अल्फा इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, डेल्टा रो बाय रो नॉट हुआ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी। तो इसी से वो फार्मूला बनता है या उससे ये फार्मूला आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एक पॉइंट और है, फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव रहेगा, नॉन मेटल के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए, ये मैंने 3 ग्राफ बनाया है, तीनों ग्राफ अलग अलग टाइप के मटेरियल का है। पहला है आपको एक कंडक्टर मान लीजिए कॉपर का ग्राफ। तो कॉपर का ग्राफ कैसे बन रहा है? तो बहुत लो टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस से भी लो जाइए, यानी माइनस सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है कॉपर का रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यानी वो फार्मूला नहीं लगेगा। देखिए यहाँ कर्व हो गया है। कहने का मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत डाउन हो गया मेटल का, तब रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ वाला फार्मूला है। तो यानी अच्छा कंडक्टर का भी रेजिस्टिविटी जो है वो डेविएट करने लगता है इस फार्मूला से, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। दूसरा केस लीजिए, ये कौन सा है? नाइक्रोम, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटाइन, ये सब टाइप का जो एलॉय है, तो उसका जो देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन दिया है। हालांकि थोड़ा ज़्यादा स्लोप दिखा दिया गया है, लेकिन स्लोप ज़्यादा नहीं मतलब समझिए, स्लोप है लेकिन कम स्लोप समझिए। इसका क्या मतलब हुआ? स्लोप कम का मतलब, कहने का मतलब टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। हालांकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फिर भी पॉइंट ये है
कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर चेंज पर रेजिस्टिविटी जो है वो इन एलॉय सबका नाइक्रोम, मैंगनीज एंड कांस्टेंटाइन टाइप का जो भी मतलब मटेरियल है उसका टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी उतना डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए हीटिंग एलिमेंट यानी वायर बाउंड रेजिस्टर्स, इसके पहले वीडियो में आपको बताए थे, रेजिस्टर दो प्रकार का होता है, वायर बाउंड रेजिस्टर एंड कार्बन रेजिस्टर। वायर बाउंड रेजिस्टर का तो सम फ्यू हंड्रेड तक ही रेजिस्टेंस होता है, और हीटिंग मटेरियल सब में, मान लीजिए हीटर में या और जो भी टाइप का मतलब रेजिस्टेंस रजिस्टर है उसमें उसको यूज करते हैं। तो कहने का मतलब चूंकि कम चेंज आता है रेजिस्टिविटी में ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इसीलिए ये सब मटेरियल सूटेबल है वायर बाउंड रेजिस्टर बनाने के लिए। कौन मटेरियल से बनता है? यही सब मटेरियल, नाइक्रोम, मैंगनीज एंड कांस्टेंटाइन, इस सब से बनता है। अब तीसरा फोटो देखिए, ये सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर जो थोड़ा सा कंडक्टर होता है, तो ये सेमीकंडक्टर में होता है, ये देखिए बड़ा पिकुलियर है कि ज्यों-ज्यों टेम्परेचर बढ़ेगा त्यों-त्यों रेजिस्टिविटी घटते जाएगा, यानी कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा। यानी सेमीकंडक्टर को आप गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे कंडक्टर टाइप का होने लगेगा। यही कहने का यह रेजिस्टिविटी घटने का मतलब कंडक्टिविटी बढ़ना, क्योंकि आपने इसके पहले वीडियो में पढ़ा है रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, यानी रो इज इक्वल टू 1/σ या सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, दोनों आपस में एकदम एडवर्स रिलेशन है। तो सेमीकंडक्टर में को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका रेजिस्टिविटी घटते चलेगा और ज़्यादा वो कंडक्टिव बन जाएगा। तो इसीलिए इस टाइप का ग्राफ आपको दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम या तरह तरह का एलॉय जो है इस सब से बना हुआ वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो आपको टेम्परेचर बढ़ने से उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है। अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, क्यों ऐसा होता है। तो देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग पढ़े थे ये सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, तो रो उसका उल्टा होगा एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। एम क्या है? मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक ठो इलेक्ट्रॉन का मास है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। टाउ क्या है? टाउ है एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स, टाइम है ये टाउ। तो रो का ये फार्मूला हुआ। अब इस ग्राफ को इस फार्मूला के सहारे थोड़ा समझिए। कंडक्टर लीजिए, कंडक्टर में क्या होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कंडक्टर में हो गया और रहता है, तो हम गर्म करेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से कॉलिजन और करना शुरू करेगा, ज़्यादा तेज़ी से वो कोलाइड करना शुरू कर। जो हम टेम्परेचर देंगे एनर्जी मिलेगा, एकदम उछल कूद ज़्यादा करना शुरू कर देगा, टक्कर मारना शुरू कर देगा। इसका मतलब टाउ घट जाएगा, कॉलिजन का एवरेज टाइम नहीं घटेगा। उस समय मार रहा था थोड़ा, मान लीजिए धीरे धीरे, अभी फट से मार तो कॉलिजन टाइम घट जाएगा। तो कहने का मतलब कॉलिजन टाइम जैसे ही घटा तो आपको क्या होगा? रेजिस्टिविटी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये क्या बोलते हैं, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, ये घट जाएगा। ठीक से समझिए, नंबर ऑफ गर्म करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मान लीजिए चेंज नहीं कर रहा है, यानी स्मॉल n जो है कांस्टेंट है, m और e तो कांस्टेंट है, टाउ मान लीजिए घट गया, तो डिनोमिनेटर में ना है टाउ, तो इसका मतलब है कि रो विल इंक्रीज, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा कंडक्टर का रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। देखिए ग्राफ है ना इंक्रीज करता हुआ, यानी कोई पूछेगा कि कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो बताना है कि जैसे हम गर्म करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बड़ा तेजी से और माने कोलाइड करने लगता है, इसलिए एवरेज टाइम जो है टाउ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स वो कम हो जाता है, टाउ है डिनोमिनेटर में, इसलिए रो जो है बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, यानी उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कंडक्टर का। अच्छा, इसमें तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये इसको छोड़ दीजिए, टेम्परेचर चेंज का ज़्यादा प्रभाव बोले नहीं पड़ता है, इसलिए उस पर उसको छोड़ दीजिए। एक फोटो लीजिए, सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर को जब आप गर्म करते हैं तो उसका, ये आगे पढ़िएगा, सेमी कंडक्टर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यानी कंडक्टिविटी उसका बढ़ने लगता है, सो कहने का मतलब, यानी सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर को जब हम गर्म करेंगे तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वो कंडक्टिव हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स एन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बात सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब बढ़ जाएगा। पहले था बॉन्डेड, उसको वैलेंस बैंड कहते हैं, उसमें बंधा हुआ था, गर्म करने से फ्री होके कंडक्शन बैंड में चला गया, तो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन समझिए हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन करंट देता है। तो कहने का मतलब एन विल इंक्रीज, इसको दिमाग में रखिए, एन विल इंक्रीज इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। अच्छा, बट द एवरेज कॉलिजन टाइम टी डिक्रीजेज, कहिएगा सो कैसे? अरे जहाँ मान लीजिए 10 ठो इलेक्ट्रॉन था, वहाँ 1000 इलेक्ट्रॉन अगर आने लगेगा तो बड़ा जल्दी जल्दी टक्कर मारेगा कॉलिजन, तो इसका मतलब कॉलिजन टाइम घट जाएगा, जल्दी जल्दी मारेगा तो कॉलिजन टाइम घट जाएगा। ज़्यादा आदमी एक जगह जमा है तो ज़्यादा धक्का मुक्की होगा, कम है तो कम होगा, तो ज़्यादा धक्का मुक्की अगर होना शुरू हो गया तो धक्का मुक्की का टाइम तो कम होगा। वही बात है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में चला गया यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो ज़्यादा मतलब जो ये कॉलिजन टाइम मतलब घट जाएगा, बड़ा जल्दी जल्दी टक्कर मारेगा, तो इसका मतलब टाउ घट गया और एन बढ़ गया। अब देखिए दोनों तो है डिनोमिनेटर में, टाउ घट गया और एन बढ़ गया, ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, तो क्या है? द इंक्रीज इन एन, एन जो बढ़ा है उसमें जो इंक्रीज है इज मोर देन डिक्रीज इन टाउ। टाउ में जो कमी आएगा जल्दी जल्दी टक्कर मारने में, टाइम जो है
वो कम जो होगा वो थोड़ा उसके कंपैरिजन में इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी n, छोटका n, तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा ही इसके चेंज से, माने एवरेज टाइम जो है कोलिजन का उससे। इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर जहाँ इंक्रीज किया तो इसका माने रो घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घट रहा है सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर का। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, इसको फिर एक बार बताता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्यों रेजिस्टिविटी घट जाता है, क्वेश्चन यही है। तो रेजिस्टिविटी का ये फार्मूला है, जहाँ m और e कांस्टेंट है, वेरिएबल हो सकता है स्मॉल n और टाउ। स्मॉल n माने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे हम गर्म करते हैं सेमीकंडक्टर को या इंसुलेटर को तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये फ्री हो जाता है कहने का मतलब, यानी n विल इंक्रीज। पक्का हो गया। n जब इंक्रीज करेगा तो धक्का मुक्की ज़्यादा होगा, यानी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन जो है एवरेज टाइम वो घट जाएगा। लेकिन ई बढ़ेगा ई घटेगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसका जो रेशियो है बढ़ने का वो ज़्यादा होगा, इसका कम है, इसलिए नेट प्रभाव है कि डिनोमिनेटर घट जाएगा और डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। n चूंकि ज़्यादा टाउ के रिस्पेक्ट में है तो नेट प्रभाव क्या होगा, ये बढ़ जाएगा डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी घट जाएगा। इसी कारण टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट रहा है। हम समझते हैं कि अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसे लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप बटन दबा दें बेल, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे और आप उसका लुत्फ़ उठाता रहें पढ़ लिख करके बढ़िया से। और दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप वगैरह से उसको भेज दीजिए और वो भी अपना ऐसी करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।